everyone and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और ये है Psychology Entrances Let's Crack It सीरीज by Mind Review, जिसमें हम लोग आपकी अंडरग्रेजुएट लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं. So today's topic in general psychology is motivation and emotions. इससे पहले जनरल साइकोलॉजी में हम लर्निंग कवर कर चुके हैं, मेमोरी कवर कर चुके हैं और बायो साइकोलॉजी का तो पूरा पेपर ही कवर कर चुके हैं. सो टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मोटिवेशन एंड इमोशंस के टॉपिक के साथ. एंड इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोटिवेशन के साथ. तो मोटिवेशन क्या होता है? हमने ये वर्ड तो अपनी लाइफ में बहुत बार सुना है ना, मोटिवेशनल स्पीचेस भी सुने हैं, मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस भी देखे हों, क्या पता. But motivation is basically a need or a desire that energizes our behavior and directs it towards a goal. सो कोई भी ऐसी नीड जो हमारे अंदर हो, कोई भी ऐसी डिजायर जो हमारे अंदर हो, जो हमारे बिहेवियर को कुछ ऐसे एनर्जाइज करे ताकि हम जो है अपने गोल के टूवर्ड्स रीच कर सके. तो अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल लूं तो बेसिक सा एग्जांपल ये हो सकता है कि मेरी नीड है बॉडी की कि मुझे टाइम पे जो है फूड मिलता रहे. अगर वो मुझे टाइम पे फूड नहीं मिलेगा तो मेरी एक नीड अराइज होगी बॉडी में से दैट आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट फूड. उससे मेरा बिहेवियर एनर्जाइज होगा कि या तो मैं खाना पकाऊंगी या फिर खाना ऑर्डर करूंगी या लेके आऊंगी, वॉट एवर द केसेस. और फाइनली मैं अपना गोल रीच कर पाऊंगी खाना खाकर और अपनी नीड को सेटिस्फाई करके. तो मोटिवेशन की ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है. अब दो तरीकों की मोटिवेशन पॉसिबल है, या तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अब नाम से ही आपको पता तो लग ही गया होगा, यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, आई नो. ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि कोई इंटरनल चीज ही आपको मोटिवेट कर रही है, जो बिहेवियर करने का प्रोसेस है, जो एक्ट है वो ही आपके लिए सेटिस्फाइंग है, वो ही आपके लिए मोटिवेटिंग है. लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऑन द अदर हैंड होती है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रहा है उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए. तो एग्जाम्पल, सिंस वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपको मन में ये मतलब जो पढ़ाई करने का एक्ट है वो आपको बहुत खुशी देता है, उसे करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको सेटिस्फाइंग फील होता है पढ़ने से और फिर इवेंचुअली जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से. तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना आपका एंड गोल है और उसके लिए जो आपको मोटिवेशन चाहिए वो मोटिवेशन चाहिए कि आप पढ़ाई करो. लेकिन आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है कि भाई आपको पढ़ने में ही मजा आ रहा है, तो आपको मोटिवेशन अपने आप मिल रहा है अंदर से. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और फिर आपको मे बी iPhone 13 दिला के देंगे आपके पेरेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर, इन दिस केस दैट iPhone, उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है आप एक बिहेवियर में एंगेज कर रहे हो जो कि पढ़ने का बिहेवियर है. सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए मोटिवेशन का. ठीक है, एंड देन देर आर दीज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन दैट वी विल बी कवरिंग. एक एक करके चारों के चारों थ्योरीज डिटेल में कवर करते हैं हम लोग. तो पहली थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी. अब इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी विलियम मैकडोगल ने, नाम आपको याद रखना है. ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना है. सो इट इज एनी गोल डायरेक्टेड इनेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस. अब इनेट का मतलब क्या होता है, पहले भी वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इनेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज बाय बर्थ. ठीक है, बाय बर्थ आप में एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि गोल डायरेक्टेड है, गोल अचीव करने के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, और वो बिहेवियर ना तो आपने लर्न किया है ना ही आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस ने सिखाया है. सो जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है विलियम मैकडोगल की, उन्होंने हमें यही बताया था कि हमारे अंदर ना कुछ इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं. ठीक, कुछ बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो हमें सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे कि टाइम पे खाना खाना, ठीक है, अपने आप को नरिश्ड रखना, पानी पीना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, कुछ ये बिहेवियर्स है जो हमें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. तो यही बिहेवियर्स जो है हमारी इंस्टिंक्ट बन जाती हैं और इंस्टिंक्ट्स ही हमारे सारे के सारे बिहेवियर्स को ड्राइव करती हैं. यानी कि इंस्टिंक्ट है हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग दैट वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडोगल. ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, बट विलियम मैकडोगल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी में ये चीज बोली थी
कि ये जो बायोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं बिहेव करने की एक पर्टिकुलर वे में, वो मोटिवेटर होते हैं हमारे बिहेवियर के लिए। फिर दूसरी थ्योरी आई जो क्लार्क हल ने दी थी, विच इज नोन एज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसको हम पुश थ्योरी भी बोलते हैं, कई बुक्स में हो सकता है आपको पुश थ्योरी के नाम से मिले, कुछ में हो सकता है ड्राइव रिडक्शन के नाम से मिले, और ये दी थी क्लार्क हल ने। तो हल की जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो थोड़ी सी हमने जब हम लर्निंग की वीडियो कर रहे थे तो उसमें भी डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो तो क्लार्क हल ने क्या बोला था कि हमारी जितनी भी मोटिवेशन होती है कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करने की, वो सारी बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से ही होती है। सो आर यू सेइंग दिस इज वेरी मच सिमिलर टू इंस्टिंक्ट थ्योरी? ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी में हमारे इन्होंने बस इतना बोल दिया था कि हमारे अंदर एक बाय बर्थ पैटर्न होता है बिहेव करने का जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करता है, और वही बिहेवियर, वही इंस्टिंक्ट्स हमारे को मोटिवेट करते हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में ये बोल दिया कि हमारी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी हमेशा होम्योस्टैसिस में रहना पसंद करती है। होम्योस्टैसिस का क्या मतलब होता है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना चाहती है, कि बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट में कुछ सिमिलैरिटी रहे, वो नहीं चाहती कि कुछ ऊपर नीचे हो, इट वांट्स टू रिमेन एट इक्विलिब्रियम, इट वांट्स टू रिमेन एट होम्योस्टैसिस। लेकिन सडनली एक बायोलॉजिकल नीड अराइज अगर होती है, सपोज वो नीड है हंगर की, ठीक है, सडनली मुझे भूख लगने लगती है और मेरी एक बायोलॉजिकल नीड अराइज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राइव, ठीक है, ये तो एक ड्राइव ही है। तो क्या होगा, मेरी बॉडी का होम्योस्टैसिस तो डिस्टर्ब हो गया। अभी तक जो बॉडी एकदम शांति में इक्विलिब्रियम में थी, अब उसे भूख लग रही है तो उसका होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हुआ। सो दिस ड्राइव और दिस बायोलॉजिकल नीड विल मोटिवेट मी to either buy my food or prepare my food at home or whatever I can do to reduce this hunger. एक बारी जब मैंने इस ड्राइव से मोटिवेट होकर अपने हंगर को रिड्यूस कर लिया, अपनी बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरी बॉडी वापस से होम्योस्टेसिस के स्टेट में चली जाएगी। सो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क हल इज ऑल अबाउट मोटिवेशन बीइंग द रिजल्ट ऑफ आवर बायोलॉजिकल ड्राइव्स और आवर बायोलॉजिकल नीड्स। फिर जो थर्ड थ्योरी है वो है इंसेंटिव थ्योरी, जिसको हम पुल थ्योरी भी कह सकते हैं। सो इंसेंटिव क्या होता है, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इंसेंटिव होता है ना कि बोनस मिल रहा है हमें, अगर इफ वी आर वर्किंग समवेयर एंड वी गॉट एन इंसेंटिव, वी गॉट सम काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड, वी गॉट सम काइंड ऑफ अ बोनस। तो जैसा हम लोगों ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी पढ़ा था जब हम लर्निंग चैप्टर कर रहे थे, कि जो रीइंफोर्समेंट होती है या किसी टाइप का रिवॉर्ड जब हमें मिलता है तो हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, हम और कोशिश करते हैं कि अगली बार वैसा ही बिहेव करें क्योंकि हमें उससे रीइंफोर्समेंट मिली थी। सो इंसेंटिव या पुल थ्योरी यही कहती है कि हमारा बिहेवियर मोटिवेट ही रीइंफोर्समेंट की वजह से हो रहा है, कि इंसेंटिव के फॉर्म में जो हमें रीइंफोर्समेंट मिल रही है, एक सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड मिल रहा है, वही चीज है जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती है। और इसको पुल थ्योरी क्यों कहते हैं? बिकॉज people they are eventually pulled towards those behaviors which lead to an incentive, which lead to a reward. ठीक है, हम सारे लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि ऐसे ही बिहेवियर्स करें जिससे या तो लोग हमें प्रेज करें या हमें कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले या मे बी नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले, सम काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये है आपकी इंसेंटिव थ्योरी, जो वंस अगेन इफ आई ग्राउंड यू बैक, हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, मोटिवेशन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो मोटिवेशन यहाँ पे इंसेंटिव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करी है कि हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, हमें रिवॉर्ड चाहिए, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए मोटिवेटेड हुए। And then your last theory in case of motivation that we will be discussing in this video is opponent process theory. अब opponent process theory बड़ी ही interesting theory है, especially because ये हमें explain करती है addictions का phenomenon. क्योंकि आपने अगर देखा होगा या तो movies में या मे बी real life में, तो जो addictions होती हैं, especially in case of drug addiction, why are those people motivated to take those drugs again and again, जबकि उनको पता है कि वो ड्रग उनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, उनको वो चीज डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, बट स्टिल दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड दे आर मोटिवेटेड टू टेक दीज ड्रग्स। तो वो जो टाइप की मोटिवेशन होती है जो हमारी ही बॉडी के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, वो एक्सप्लेन करती है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। सो इट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द सिचुएशंस वेयर समथिंग अनप्लेजेंट कैन आल्सो बी रिवॉर्डिंग। तो ड्रग्स या कोई भी जो एडिक्शन होती है वो अनप्लेजेंट ही होती है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, एंड ड्रग्स का तो थोड़ा सा अमाउंट इज ऑल्सो नॉट दैट गुड एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। लेकिन जो है
यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ अनप्लेजेंट चीजें भी हमको मोटिवेट कर रही है, कुछ रिवॉर्डिंग हो रही है. सो यहाँ पे ये थ्योरी का एक क्रक्स है इस लाइन में कि पर्सन के जो इमोशंस हैं उनको लिंक किया गया है उनके मोटिवेशन से. इमोशंस कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ड्रग्स लेने की हैबिट में आ गया है, तो हो सकता है पहले उसको 2 ग्राम, आई एम जस्ट सेइंग इट हाइपोथेटिकली, ठीक है, हो सकता है पहले उसको 2 ग्राम्स ड्रग से एक पर्टिकुलर प्लेजेंट फीलिंग आती होगी, लेकिन जब वो कंटिन्यूअसली 2 ग्राम ड्रग्स लिए जा रहा है तो एक पॉइंट पे क्या आएगा, एक पॉइंट पे ये पॉइंट आ जाएगा कि उस 2 ग्राम्स ड्रग से भी उसके प्लेजेंट वाली फीलिंग उसकी जो पहले आ रही थी वो अब नहीं आएगी. So what that person has to do, that person has to increase the amount of drug intake. अब उसे मे बी 5 ग्राम ड्रग्स लेने पड़ेंगे वही सेम प्लेजेंट फीलिंग लेने के लिए जो पहले 2 ग्राम ड्रग्स से ही आ रही थी. दैट इज हाउ एडिक्शंस डेवलप ना, कि धीरे धीरे आपको ज्यादा अमाउंट करना पड़ता है वही सेम प्लेजेंट फीलिंग लेने के लिए जो शुरुआत में भी थोड़े से अमाउंट से ही आ रहा था. तो यहाँ पे इस इंसान को जो है मोटिवेशन क्या चीज कर रही है, मोटिवेट क्या कर रहा है कि वो ड्रग्स लेता रहे और ड्रग्स का जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज करता रहे. द मोटिवेटिंग फैक्टर इज दैट द पर्सन वांट्स टू अवॉइड द विड्रॉल सिम्टम्स, और उसको ऑफ कोर्स वो प्लेजर तो चाहिए ही जो ड्रग्स लेने से उसको मिलता है. तो अगर एक इंसान ड्रग्स लेना छोड़ता है तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं. तो विड्रॉल सिम्टम्स कुछ ज्यादा अनप्लेजेंट नहीं होते उस इंसान के लिए, ठीक है, उस वक्त उसको ऐसा ही लगता है, ठीक है. लेकिन क्या करने लगता है वो इंसान की उन विड्रॉल सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए वो मोटिवेटेड रहता है कि मैं ड्रग्स जो है वो लेता ही रहूं. सो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी आपको यही चीज एक्सप्लेन करिए कि कैसे एक इंसान की इमोशंस उनके मोटिवेशन के साथ रिलेट हो गए और कैसे एक इंसान के लिए एक अनप्लेजेंट चीज भी रिवॉर्डिंग हो गई और वो मोटिवेट हो रहा है एक पर्टिकुलर चीज अवॉइड करने को लेकर दूसरी चीज का एक्सेस यूसेज करना इस हद तक कि वो एडिक्शन में डेवलप हो जाए. एंड विद दैट वी हैव कवर्ड योर मोटिवेशन पार्ट. अब हम शुरू करेंगे इमोशंस वाले पार्ट से. तो इमोशंस जो है, वी आर ह्यूमंस एंड इमोशंस इफ आई टेल यू आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर्स बिहेवियर, ठीक है, एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे बिहेवियर का. और हम सारे लोगों में इमोशंस होते हैं, चाहे हम उसे डिस्प्ले करें या अंदर ही अंदर रिप्रेस कर दे, वॉट एवर इट इज, बट वी ऑल हैव इमोशंस. अब इमोशंस के रिस्पेक्ट से 3 थ्योरीज हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ, काफी फेमस और इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. James Lange, Cannon-Bard, and Schachter and Singer theory. So let us discuss them one by one. James Lange theory क्या कहती है? जेम्स लैंज थ्योरी कहती है कि इमोशंस होते हैं बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन. तो सपोज आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट के होने की वजह से आपके अंदर एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आया. फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मतलब आपका फिजिकल बॉडी का रिएक्शन, कि मे बी आपको आपका हार्ट बीट तेज हो गई या आपको स्वेटिंग होने लगी या वट एवर फिजिकल रिएक्शन, एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ, यानी कि आपकी बॉडी का रिएक्शन हुआ. अब क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल रिएक्शन हुआ तो आप उस फिजिकल रिएक्शन को इंटरप्रेट करोगे और उसके बाद कहीं जाके इमोशंस फील करोगे. तो जेम्स लैंज थ्योरी में किसने दी है जेम्स लैंज थ्योरी? विलियम जेम्स एंड कार्ल लांज. ये देखिए, विलियम जेम्स एंड कार्ल लांज ने दी है. तो विलियम एंड कार्ल का यही मानना था कि इमोशंस हम डायरेक्टली फील नहीं करते, पहले एक इवेंट होता है, उस इवेंट के रिस्पॉन्स में हम एक फिजिकल रिएक्शन देते हैं और जब हम उस फिजिकल रिएक्शन को इंटरप्रेट करते हैं तब जाके हम एक इमोशन फील करते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सेंटेंस को भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक स्नेक को देखा, स्नेक को देखते ही मेरा एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ कि मैं तो बहुत ज्यादा कांपने लगी और मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगी. सो आई एम ट्रेम्बलिंग एंड आई एम स्वेटिंग. फिर ये जो ट्रेम्बलिंग और स्वेटिंग एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, इसको मैं इंटरप्रेट करूंगी कि यार मैं कांप रही हूँ, मैं स्वेट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं डरी हुई हूँ. उसके बाद कहीं जाके मैं अपना डर वाला इमोशन जो है फील करूंगी. सो द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इन जेम्स लैंज थ्योरीज कि पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा और उसके बाद आप कोई इमोशन फील करोगे. एंड जस्ट दी अदर थ्योरी इज कैनन-बार्ड थ्योरी, जो थोड़ी बहुत ऑपोजिट ही कह सकते हो आप जेम्स लैंज थ्योरी से. कैनन-बार्ड थ्योरी कहती है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं और हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है वो साइमल्टेनियसली ही हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो और फिर हम इमोशंस फील करें. कैनन-बार्ड थ्योरी
जो कि दी है वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ट ने। तो वॉल्टर एंड फिलिप ने बोला कि इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हम साथ साथ ही फील करते हैं। तो वही एग्जांपल लेते हैं कि मैंने स्नेक को देखा, स्नेक को देखते ही मेरी बॉडी जो है ट्रेम्बल भी होने लगी और मैं अफ्रेड होने का इमोशन भी फील करने लगी। तो दोनों चीजें क्या है, साइमल्टेनियसली हो गई, यानी कि साथ साथ हो गया मेरा फिजिकल रिएक्शन भी और मेरा इमोशन भी डर का। सो ये दो थ्योरीज हैं, आपको इनका डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको याद करने का फंडा चाहिए, जो कि मैंने अप्लाई किया था, थोड़ा फनी भी आपको लग सकता है, बट हियर यू हैव कैन एंड बार्ट, सो सी एंड बी। तो बी और सी साइमल्टेनियसली आते हैं ना एज अल्फाबेट्स, जब हम एबीसीडी बोलते हैं तो बी और सी साइमल्टेनियसली आते हैं। तो कैन एंड बार्ट की बी सी वाली जो थ्योरी है, साइमल्टेनियस वाली थ्योरी है, वो भी यही कहती है कि हमारे इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस साथ साथ होते हैं, बी सी, ठीक है, जैसे बी और सी साथ साथ आते हैं वैसे ही। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर कैन एंड बार्ट थ्योरी। सो वंस अगेन आपको याद होगा तो आज जो दोपहर में वीडियो आई थी मेमोरी में, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि कैसे हम फॉरगेट ना करें या लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी चीज को कैसे पहुंचाएं। तो जो ऑलरेडी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, नई इंफॉर्मेशन को उस लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि नई इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। तो ये चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी हो चुकी है अब फिट, कि भाई ए बी सी, बी और सी साथ साथ आती है। अब नई इंफॉर्मेशन क्या थी कि कैन एंड बार्ट थ्योरी में इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन साथ साथ ही हो जाते हैं। तो इस नई इंफॉर्मेशन को मैंने उस ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ लिंक किया, अब चांसेस ज्यादा हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन याद रहेगी। ठीक है, चलो इनफ ऑफ दैट डिस्कशन। बट जेम्स लैंड थ्योरी, कैन एंड बार्ट थ्योरी, और जो थर्ड थ्योरी है इमोशन की, वो है शैस्टर एंड सिंगर थ्योरी। ये थ्योरी दी थी स्टेनली शैस्टर एंड जेरोम सिंगर ने। तो कई लोग शैक्टर भी बोलते हैं, कई लोग शैस्टर भी बोलते हैं। So I'm not very sure about the pronunciation, to be honest, because in सबके नाम है and everybody has their own pronunciation of name. But yeah, whatever is suitable for you, जिससे आप नाम की spelling याद रख सके, and if you get the correct pronunciation somewhere, do let me know in the comment section guys, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए हम बोलेंगे शैस्टर एंड सिंगर थ्योरी। तो इन दोनों ने क्या बोला कि सिंपली फीलिंग एंड अराउजल इज नॉट इनफ। तो देखो अभी तक जेम्स लैंड थ्योरी वाले लोग, कैन एंड बार्ट थ्योरी वाले लोग फिजियोलॉजिकल अराउजल पे कहीं ना कहीं फोकस कर ही रहे थे। वो दोनों ही बोल रहे थे, चाहे जेम्स लैंड ने बोला हो कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, उसके बाद फिर हम जब उसको इंटरप्रेट करेंगे तब इमोशंस फील करेंगे, और चाहे कैन एंड बार्ट वालों ने बोला कि एक इमोशंस और फिजियोलॉजिकल अराउजल साथ साथ फील होंगे। लेकिन शैस्टर एंड सिंगर ने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने बोला कि सिंपली एक फिजियोलॉजिकल अराउजल फील करना इनफ नहीं है, हमें उस अराउजल को कॉग्निटिव लेबल देना भी जरूरी है ताकि हम एक इमोशन फील कर सकें। कॉग्निटिव लेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें उसको इंटरप्रेट करके एक लेबल देना जरूरी है कि भाई इसका मतलब ये चीज है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। तो वही स्नेक वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है। मैंने स्नेक देखा, मेरा अराउजल आया, यानी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल आया कि मेरा हार्ट रेस करने लगा बड़ी तेज तेज स्नेक देखते। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लेबल किया इस रैपिड हार्ट रेस को, कॉग्निटिव लेबल क्या किया कि रैपिड हार्ट रेट तो फियर की वजह से होगा। तो ये जो फियर मैंने दिया है, वो फियर एक कॉग्निटिव लेबल है जो मैंने रैपिड हार्ट रेट को दिया है, ठीक है। अब कई बार अगर आपने फिल्म्स और स्टोरीज में देखा होगा तो रैपिड हार्ट रेट उसमें तब भी होता है जब लोग टू पीपल आर फॉलिंग इन लव, तब भी उन लोगों के रैपिड हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट जो है बढ़ जाते हैं फिल्मों में, एटलीस्ट। रियल में तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट रैपिड हार्ट रेट होता है। तो उस केस में अगर आप कॉग्निटिव लेबल करोगे तो यू माइट लेबल इट एज लव। लेकिन इस केस में जहां स्नेक देख के आपको रैपिड हार्ट रेट हो गया है, एक अराउजल आ गया है, तो आपने उसे कॉग्निटिव लेबल दिया सिचुएशन को देखते हुए कि मेरा जो है हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, वो हो सकता है कि डर की वजह से हो रही है। तो ये जो डर है वो कॉग्निटिव लेबल है। और जैसे ही मैंने अपने फिजियोलॉजिकल अराउजल को एक कॉग्निटिव लेबल प्रोवाइड कर दिया, फिर मैं अपना इमोशन भी फील कर लूंगी दैट आई एम फीलिंग फ्राइटेंड राइट नाउ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का डर लग रहा है इस सिचुएशन में। तो शैस्टर एंड सिंगर थ्योरी का क्रक्स यही है कि एक अराउजल को आपको कॉग्निटिव लेबल देना जरूरी है ताकि आप अपने इमोशंस फील कर सको। सो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड टुडे।
मोटिवेशन हमने कवर किया है, 2 टाइप्स की मोटिवेशन थी, फिर ये 4 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन भी कवर कर चुके हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी एंड ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। फिर हमने इमोशंस की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज करी है। जेम्स लैंज थ्योरी जो कहता है कि पहले आप फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या अराउजल फेस करोगे, उसके बाद इमोशन होगा। कैनन बार्ड BC थ्योरी की आपके इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन साथ साथ होंगे। शैस्टर एंड सिंगर थ्योरी की सिंपली अराउजल फील करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफ नहीं है, आपको उस अराउजल को एक कॉग्निटिव लेबल, एक मीनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि आप अपना इमोशन जो है वो फील कर पाओ। So that's it for today guys, and with that we have come to an end of this video। और motivation and emotion हम काफी हद तक आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, and I hope that you are gaining something from these videos। If yes, then do like the video, click on that like button, subscribe button and all of that। हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, but one thing that would really motivate me to keep creating videos for you all is if those videos are beneficial for you। तो कमेंट्स करके बताइए कि अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है जो आप दे सकते हैं जिससे और अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके स्टडी के उसमें, देन यू कैन ऑल्सो गिव मी दैट। एंड टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय।